आज की इस वीडियो में हम पिछले कल यानी कि 30 सितंबर की सारी बड़ी अपडेट्स को कवर करेंगे। भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सभी देशों को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने अमेरिका में जाकर अमेरिका की धरती के ऊपर बैठकर वहां पर अमेरिका को लेकर एक बहुत ही बोल्ड और बेबाक स्टेटमेंट दी है, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी वन बाय वन हम सारी न्यूज अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। अब पहली अपडेट निकल कर आ रही है अफगानिस्तान और भारत को लेकर। दरअसल अफगानिस्तान की जो भारत के अंदर एम्बेसी है, उसने पिछले कल देर शाम को एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वो 1 अक्टूबर यानी कि आज से भारत के अंदर अपने सभी प्रकार के ऑपरेशंस को बंद कर देंगे। यानी आज से भारत में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वहां पर कोई भी ऑपरेशन नहीं होंगे, वहां पर कोई भी फंक्शनिंग नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूंगी, अभी तक जो भारत में अफगानिस्तान की एम्बेसी ऑपरेट कर रही थी, वहां का जो डिप्लोमेटिक स्टाफ था उसको पिछली अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार ने अपॉइंट किया था, जिसको अभी की तालिबानी सरकार की तरफ से कोई भी फंडिंग या सपोर्ट नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही अफगानिस्तान की एम्बेसी ने प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 के मुताबिक अफगानिस्तानी एम्बेसी की सारी प्रॉपर्टीज और फैसिलिटी भारत की सरकार को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एम्बेसी को बंद करने का कारण बताते हुए कहा कि उनको भारत की सरकार और अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो इस फैसले के ऊपर पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के अंदर आज की डेट में एक लेजिटिमेट फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं है, जिसके चलते उनको ये फैसला करना पड़ा। इसके साथ ही एम्बेसी ने अपनी प्रेस रिलीज में ये चीज भी मेंशन की है कि पिछले कुछ समय से एम्बेसी में जो भी डिप्लोमेटिक स्टाफ था उसमें उनको काफी कमी करनी पड़ी थी। इसके साथ ही एम्बेसी को अपनी फंक्शनिंग और रूटीन वर्क के लिए रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे, और जो एम्बेसी के डिप्लोमेट्स और स्टाफ था उसको भी भारत के अंदर डिप्लोमेटिक वीजाज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, जिसके कारण अब वो भारत के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भारत में एम्बेसी को बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही एम्बेसी ने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही है कि अफगानिस्तान की एम्बेसी और जो उसका डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसके बीच डिस्प्यूट चल रहा है, इस तरह की इंटरनल डिस्प्यूट वाली सारी खबरें पूरी तरह से फेक न्यूज है, और जो अफगानिस्तान की एम्बेसी का डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो पूरी तरह से यूनाइटेड है और एक साथ इसी फैसले के ऊपर पहुंचा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान की एम्बेसी ने अपनी प्रेस रिलीज में भारत के लोगों और भारत की सरकार को धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछले 22 सालों के दौरान भारत ने जो अफगानिस्तान का साथ दिया, अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर जो अफगानिस्तान की एम्बेसी अभी तक ऑपरेट कर रही थी उसको तालिबान की सरकार की तरफ से ना ही कोई फंडिंग मिल रही थी और ना ही किसी प्रकार का सपोर्ट मिल रहा था। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दिन आज नहीं तो कल आना ही था, जब पिछली लोकतांत्रिक सरकार द्वारा अपॉइंटेड स्टाफ एम्बेसी को बंद करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भारत की सरकार अफगानिस्तान की जो भारत में एम्बेसी है उसको भी चलाए। आज की दूसरी अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर की स्टेटमेंट को लेकर, जो उन्होंने अमेरिका में बैठकर भारत और कनाडा के डिस्प्यूट को लेकर दी है। दरअसल अमेरिका में डॉक्टर एस जयशंकर सर ने कहा कि जिस तरह से आज की डेट में कनाडा के अंदर भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ भारत के डिप्लोमेट्स को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर वहां पर हमले हो रहे हैं। अगर सेम चीज किसी दूसरे देश में अमेरिका के मिशंस और अमेरिका के डिप्लोमेट के साथ होती, यानी अगर अमेरिका की एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और डिप्लोमेट्स के ऊपर भी हमले होते, तो अमेरिका भी कोई अलग तरीके से निपटता। जयशंकर सर ने कहा कि कनाडा के अंदर भारत के मिशंस और डिप्लोमेट्स इस लेवल का थ्रेट यानी इस लेवल का खतरे का सामना कर रहे हैं कि उनकी जो रेगुलर फंक्शनिंग होती है, जो रूटीन का कामकाज होता है, वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि कनाडा में आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरवाद और हिंसा को बढ़ावा देने के कारण ही आज की डेट में ये माहौल बना है। इसके साथ ही आज की तीसरी सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है बांग्लादेश, भारत और कनाडा को लेकर। दरअसल भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें बांग्लादेश की भी एंट्री हो गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने इस पूरे विवाद के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि आज की डेट में कोई भी मर्डरर यानी कोई भी हत्यारा बहुत ही आसानी से कनाडा जाकर वहां पर शरण ले लेता है। वो वहां पर बहुत ही शानदार जिंदगी जीते हैं, जबकि जिनकी वो हत्या करते हैं उनके परिवार जने पीछे से भुगतते रहते हैं। अब जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दी है, ऐसा नहीं कि वो भारत से काफी प्यार करते हैं, तो उसी के चलते वो कनाडा के ऊपर भड़क गए हैं। दरअसल जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच आज की डेट में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश और कनाडा के बीच भी काफी लंबे समय से एक अलग ही डिस्प्यूट चल रहा है। दरअसल साल 1975 में सैन्य तख्तापलट के दौरान बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर यानी बांग्लादेश के संस्थापक और बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेख मुजीबुर रहमान अभी की बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के पिता थे।
उनकी हत्या की प्लानिंग, प्लॉटिंग और उसको अंजाम देने वाला नूर चौधरी बांग्लादेश से भागकर कनाडा चले गया था और उसने वहां पर शरण ले ली थी और उसने पब्लिकली ये चीज कबूल भी की है कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में वो भी शामिल था। लेकिन आज तक कनाडा की सरकार ने उसको बांग्लादेश को नहीं सौंपा है, जबकि बांग्लादेश की सरकार कई बार नूर चौधरी की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कनाडा की सरकार के सामने डाल चुकी है, जिसको कनेडियन गवर्नमेंट हमेशा ही रिजेक्ट कर देती है। बस इसी कारण से बांग्लादेश भी कनाडा से कोई खासा खुश नहीं है। अब चौथी अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है भारत में एप्पल कंपनी को लेकर। दरअसल आईफोन मेकर यानी कि एप्पल कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग से इतनी ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी होगा। दरअसल एप्पल कंपनी ने डिसाइड किया है कि अगले 4 से 5 सालों के दौरान वो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन को और भी बढ़ाने के लिए $40 बिलियन तक इन्वेस्ट करेंगे और अगर $40 बिलियन को भारत की करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं लगभग 3,20,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि बहुत ही बड़ी रकम है। एप्पल कंपनी का कहना है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो भारत के अंदर न सिर्फ आईफोन्स के लेटेस्ट मॉडल बल्कि आईपैड्स, मैकबुक्स, एयरपॉड्स, एप्पल वॉच और जो एप्पल की बाकी एक्सेसरीज हैं जैसे कि एप्पल केबल्स, माउस और कीबोर्ड, ये सब भी भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर यूरोप और बाकी वेस्टर्न देशों को बेचेंगे। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान एप्पल ने भारत के अंदर $7 बिलियन के प्रोडक्ट यहीं पर मैन्युफैक्चर किए थे और उनको एक्सपोर्ट करके सैमसंग को क्रॉस करके भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर ब्रांड बन गया था। इसके साथ ही 5वीं अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है एशियन गेम्स जो कि चाइना के अंदर हो रही है उसकी मेडल टैली को लेकर। दरअसल भारत ने उज्बेकिस्तान को क्रॉस कर लिया है और अब भारत मेडल टैली में 4th पोजीशन के ऊपर आ गया है। पहले नंबर के ऊपर है चाइना और चाइना के प्लेयर्स ने 114 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल 216 मेडल्स ले लिए हैं। सेकंड नंबर के ऊपर है जापान और जापान के प्लेयर्स ने 28 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल 105 मेडल्स ले लिए हैं। इसके साथ ही तीसरे नंबर के ऊपर है साउथ कोरिया और साउथ कोरिया के प्लेयर्स ने कुल 110 मेडल्स ले लिए हैं, जिनमें से 27 गोल्ड मेडल्स हैं। और चौथे नंबर के ऊपर है 38 मेडल्स के साथ भारत और भारत के पास इस समय 10 गोल्ड मेडल्स हैं। भारत के बाद 10 गोल्ड मेडल्स के साथ 5वीं पोजीशन के ऊपर है उज्बेकिस्तान, उसके बाद 8 गोल्ड मेडल्स के साथ थाईलैंड 6ठे स्थान के ऊपर है, 7वें स्थान के ऊपर 7 गोल्ड मेडल्स के साथ ताइवान, 8वें स्थान के ऊपर 5 गोल्ड मेडल्स के साथ हांगकांग चाइना, जबकि 5 गोल्ड मेडल्स के साथ 9वीं पोजीशन के ऊपर है नॉर्थ कोरिया और 3 गोल्ड मेडल्स के साथ 10वीं पोजीशन के ऊपर है ईरान।